नमस्कार साथियों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस जेनेटिक्स के बारे में, वंशागत एवं विविधता के बारे में। इसके पहले वो पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मेंडल के पुनः कार्यों की खोज क्या हुआ था, इनको हम डिटेल्स में जानेंगे और ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पर हम इस चैप्टर से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कराएंगे। तो आप सब हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि मेंडल के कार्यों की पुनः खोज क्या है। मेंडल ने जो अपना खोज किया था, मेंडल ने 1853 से लेकर 1865 तक खोज किए। तो उसके बाद इन्होंने जो इनका खोज हुआ था, पुनः जो वैज्ञानिकों ने मिलकर इनका पुनः खोज किए। बात करते हैं तो सबसे पहले सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने मिला था। पहले वैज्ञानिक जो थे हालैंड और ह्यूगो, दूसरे वैज्ञानिक डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमैक थे ने मेंडल के निष्कर्षों को पुनः खोजा। इसके बाद सन 1901 में ह्यूगो डी व्रीज ने मेंडल के शोध पत्र को प्राप्त किया और इसे फ्लोरा नामक जर्नल से प्रकाशित किया। मेंडल ने कार्यों को कार्ल कोरेंस ने आनुवंशिक नियमों के रूप में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने बताया कि जिससे उनके निष्कर्ष और वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हो सके। मतलब जो मेंडल का दूसरी बार जब पुनः उनका कार्यों के खोज का लक्ष्य था, तो मतलब उनका खोज इसलिए किया गया था कि जो उनका लक्ष्य था उसको प्रकाशित किया जाए, वैश्विक स्तर पर प्रकाशित की जाए। इसलिए तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर उनका पुनः खोज किया। आगे हम बात करते हैं मेंडल अनुपात के नियमों का विचलन के बारे में। इनका जो मेंडलीय अनुपात होता है, विचलन नियमों का विचलन क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं जो उद्यान मटर में होता है। इसमें गार्डन पी जो होता है, यह गुणसूत्र प्रारूप कार्योटाइप में 7 जोड़ी गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सन 1936 में रोनाल्ड ई फिशर ने यह खोजा कि मटर में जो होते हैं 7 लक्षण इन्होंने देखा, जिन्हें ग्रेगर जार मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था। इनके जीन के विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित है। मतलब जो इन्होंने खोज किया था वह 7 लक्षणों पर, 7 कैरेक्टर्स पर निर्भर देखा गया था, जो कि 7 जोड़ी में थे। अब आगे बात करते हैं उनके कि जीन अन्योन क्रियाओं के प्रकार, जो इनके प्रकार थे, कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सन 1900 में मेंडलवाद की पुनः खोज के बाद आनुवंशिकी का गहन शोध किया गया, जिससे यह पता चला कि कुछ आनुवंशिक लक्षण मेंडल की पद्धति के अनुसार सरल नहीं होते हैं। इन जटिल लक्षणों को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के जीन अन्योन क्रियाओं, जिसे जीन इंटरेक्शन को भी परिभाषित किया गया है। अगला हम बात करते हैं कि विल्सन ने इन विचलनों की व्याख्या के लिए कारक परिकल्पना, फैक्टर ऑफ द हाइपोथेसिस प्रस्तुत की, जो जीनों के प्रभाव और उनकी पारस्परिकता क्रियाओं पर आधारित थी। यह तो थियरी हो गया, जो कि यहाँ पे जो जीन अन्योन क्रियाओं के प्रकार के बारे में बताया गया था। सन 1900 में मेंडलवाद की पुनः खोज के बाद जो आनुवंशिक गहन का शोध किया गया, जिससे यह पता चला कि आनुवंशिक लक्षण मेंडल की पद्धति के अनुसार सरल नहीं होते हैं। तो यह इनका एक बेसिक थियरी था, जो इन्होंने इस थियरी के माध्यम से बताया था। तो आगे हम बात करते हैं सबसे पहले इनके जो टाइप्स हैं। पहले पॉइंट में हम बात करते हैं कि जीन की जो अननोन क्रियाएं होती हैं वो 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला पॉइंट में हम बात करते हैं तो युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, जिसे बोलते हैं एलेलिक जीन द इंटरेक्शन। इनमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये एक ही जीन के विभिन्न एलील्स के बीच पारस्परिकता का प्रभाव। यह जीन जो था एक ही जीन के विभिन्न एलील्स के बीच पारस्परिकता का प्रभाव, इसके उदाहरण हैं
पहले पॉइंट में है कि अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा है कि सप्रभाविता जिसे बोलते हैं को डोमिनेंस। तीसरा बोलते हैं प्रतिस्थापना की जिसे बोलते हैं सब सिचुएशन इंटरेक्शन। ये 3 प्रकार के इन्होंने जीन बताए थे। अब इनके हम एक एक बारे में बात करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो हम बात करते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, तो अपूर्ण प्रभाविता एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें एक जीन का एलील विशेष रूप से प्रभुत्व एलील पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है। और विषम युग्मज अवस्था में दो एलील्स का संयोजन एक मध्यवर्ती या मिश्रित गुणों को उत्पन्न करता है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें दोनों एलील्स जो होते हैं प्रभुत्व और अभाव मिलकर एक नया गुण उत्पन्न करते हैं जो न तो पूरी तरह से प्रभुत्व वाले एलील का गुण होता है और न ही पूरी तरह से अभाव वाले एलील का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल क्या क्या इनमें आता है। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आ जाता है कि मटर के फूलों के रंग में इसे देखा गया है। जो आपका मटर होता है, पी प्लांट होता है, मटर के फूलों के रंग में इसे देखा गया है। अगला कह रहा है कि यदि एक पौधे में लाल रंग का फूल जो होता है प्रभुत्व एलील और दूसरे में सफ़ेद रंग का फूल का अभाव जो एलील हो, तो उनके संतान में एक मध्यवर्ती रंग जैसे गुलाबी रंग का फूल उत्पन्न होगा। मतलब ये कह रहा है कि जैसे अगर आपको जो मटर प्लांट होता है उस पौधे में अगर आपको एक लाल देखने को मिल जाए, एक लाल देखने को मिल जाए, जो दूसरा होता है, दूसरा अगर आपको सफ़ेद एलील देखने के मिल जाए, सफ़ेद एलील दोनों को देखने को मिल जाए, तो इन दोनों के क्रॉस जो इसमें आपको देखने मध्यवर्ती रंग जिसमें संतान की उत्पत्ति देखने को मिलेगी वो आपको गुलाबी रंग का फूल उत्पन्न होगा लाल और सफ़ेद से। तो जो प्रभुत्व एलील इसमें होता है इसे रेड से रिप्रेजेंट आर डिनोट किया गया है। जो अभाव होता है एलील जो वाइट होता है उसे कैपिटल स्मॉल आर से डिनोट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि विषम युग्मज जो होते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर में गुलाबी फूल उत्पन्न होगा जो कि दोनों के बीच का मिश्रण होता है। मिश्रण में प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसी के आगे हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस का एक इमेज है जिस माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। ये जो आपको फिगर दिख रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये को डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट में आपको देख पा रहे हैं एक रेड फूल है, एक वाइट है, जिसे कि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर स्मॉल आर। तो इन दोनों से क्रॉस कराया गया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ पर आए, यहाँ से भी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर वो चारों में ही कैपिटल आर स्मॉल आर देखने को मिल रहा है। और बगल में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है वाइट फूल जो कि स्ट्रक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहा है, नया जीन उत्पन्न हो रहा है इन दोनों के क्रॉस होने के बाद। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप इसका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जो अपूर्ण प्रभाविता होता है इसका अनुपात क्या होता है और किस प्रकार से डिफाइंड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं तो अपूर्ण प्रभाविता जो होता है जब दो अलग अलग रंग के पौधे जैसे लाल और सफ़ेद को क्रॉस किया जाता है तो संतान में एक मिश्रित लक्षण उत्पन्न होती है जैसे गुलाबी रंग। इस स्थिति में संतानों का आनुवंशिक अनुपात कुछ इस प्रकार होता है। क्रॉस जैसे अगर आप कराएंगे तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है पैरेंटल में आपको लाल फूल दिखाई देगा जो कि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। सफ़ेद फूल जो है यह स्मॉल आर और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे बोलते हैं F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आगे हम बात करते हैं इसमें जो सभी पॉइंटें होती हैं सभी संतान में गुलाबी रंग होगा क्योंकि लाल और जो सफ़ेद रंग होता है दोनों एलील्स का मिश्रण होगा। F1 में सभी संतान का लक्षण गुलाबी होगा। F1 पीढ़ी जो है F1 जनरेशन उसमें जो संतान होंगे उनका जो लक्षण गुलाबी देखने को मिलेगा।
यहाँ पर आपको कोडोमिनेंस के लक्षण में यहाँ पर देख पा रहे हैं गुलाबी रंग का लक्षण देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। अब F2 पीढ़ी जनरेशन में क्या होता है, F2 में जनरेशन जो होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा अब F1 पीढ़ी के संतान जो होते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर का आपस में क्रॉस किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप जो होता है 3:1 के अनुपात प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं जो कैपिटल आर जो होता है यह अनुपात कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी फूल, स्मॉल आर सफ़ेद फूल को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। इस प्रकार से यहाँ पर रिप्रेजेंट या डिनोट किया गया है। तो इसी के माध्यम से आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो कोडोमिनेंस है। यहाँ पर कोडोमिनेंस को आप आसानी से समझ सकते हैं, कोडोमिनेंस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। बात करते हैं जो F2 जनरेशन होता है, तो F2 का अनुपात जो होगा एक लाल, मतलब लाल को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, गुलाबी रंग जो होता है, और गुलाबी रंग को कैपिटल आर स्मॉल आर से, जो कि वन सफ़ेद स्मॉल आर। संक्षेप में अगर बात करते हैं तो अपूर्ण प्रभाविता में F2 जनरेशन में 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। अगर इसमें हम बात करें तो जो आपका इसमें जो अनुपात मिलेगा 1:2:1 के अनुपात में से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं, अब बात करते हैं कोडोमिनेंस के सह-प्रभाविता क्या है, इनका लक्षण क्या है और किस प्रकार से रिप्रेजेंट क्या करते हैं। जो सह-प्रभाविता होते हैं तब होती है जब दो अलग-अलग एलील्स का समान रूप से प्रभावी दिखाई देता है और दोनों एलील्स का प्रभाव एक साथ दिखता है, यानी दोनों के लक्षण समान रूप से व्यक्त होते हैं, इसे कोडोमिनेंस कहा जाता है। इसके उदाहरण अगर आप ले सकते हैं तो मनुष्य में रक्त समूहों का उदाहरण लिया जा सकता है, जहां पर ए और बी दोनों एलील समान रूप से प्रभावी होते हैं और रक्त समूह ए बी बनता है। जहां पर आपको रक्त समूह ए बी देखने को मिलता है, रक्त समूह ए बी बनता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल में दिखेगा, क्रॉस जब पहला पॉइंट कराएगा तो आई ए इंटू बी से जब क्रॉस कराएगा तो आई बी और आई ए। अब F1 जनरेशन जो होता है, F1 जनरेशन में दोनों एलील्स जो होते हैं आई ए और आई बी का प्रभाव समान रूप से व्यक्त होता है और संतान का जो रक्त होता है समूह होता है वह ए बी होगा। रक्त समूह जो देखने को मिलेगा आपको ए बी होगा। अब बात करते हैं हम कि F2 जनरेशन क्या होता है। F2 जनरेशन में जब F1 पीढ़ी के व्यक्तियों को IA, IB को आपस में क्रॉस किया जाता है, तो F2 में रक्त समूह का अनुपात इस प्रकार होगा ना, जब आपको IA, IB से आपको क्रॉस कराया जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर IA हो जाएगा, यहाँ पर IB, इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो A अनुपात ए बी अनुपात बी बी, तो इसका जो रेशियो आपको देखने को मिलेगा, रेशियो इसमें आपको देखने को मिलेगा 1:2:1 का, इसमें आपको रेशियो देखने को मिलेगा। तो आगे हम बात करते हैं, ये जो आपका है दोस्तों कोडोमिनेंस इन द फ्लावर का कलर है, जो कि इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। अब बात करते हैं इसके जो अनुपात होते हैं आई अनुपात ए, और उनके संक्षेप में अगर हम बात करें तो संक्षेप में आपको दर्शाया गया है कि सह-प्रभाविता में दोनों एलील्स का समान रूप से व्यक्त होना दिखता है। जैसे रक्त समूह ए बी में ए और बी दोनों के गुण समान रूप से दिखाई देते हैं ना। अगर आपको इसमें रक्त समूह देखने को मिलेगा तो रक्त समूह जो होते हैं, रक्त समूह ए बी और बी दोनों समान गुण, दोनों के गुण जो होते हैं समान रूप से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब इनके हम बात करते हैं पेलियोट्रॉपिक एंड द लीथल जीन्स क्या होते हैं, बहुप्रभावी या घातक जीन्स क्या होते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुप्रभावी जीन्स, जिसे बोलते हैं प्लेयोट्रॉपिक जीन। तो जब एक ही जीन कई लक्षण या गुण को प्रभावित करता है तो उसे बहुप्रभावी जीन या प्लेयोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। यह एक जीन के द्वारा कई विभिन्न लक्षणों को प्रकट होना दर्शाता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, मनुष्य में मार्फन सिंड्रोम का एक बहुप्रभावी जीन का उदाहरण है, जिसमें एक ही दिन हड्डियों, आँखों, रक्त वाहिकाओं और अन्य अंगों को प्रभावित करता है। ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल जाएगा जो जो इसमें आपको मार्फन सिंड्रोम है, या आपको इसमें व्यक्ति की हड्डियों और संरचना, आँखों की दृष्टि और दिल की समस्या को प्रभावित हो सकती है, और यह एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होता है। इसे बोलते हैं बहुप्रभावी जीन या प्लेयोट्रॉपिक जीन के माध्यम से इसे दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं कि घातक जीन्स क्या होते हैं, मतलब लीथल जीन्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें लीथल जीन्स क्या होते हैं, तो घातक जीन्स वे जीन होते हैं जो प्रजनन क्षमता में रुकावट डालते हैं या जीव को जन्म के समय ही मार सकते हैं। ये जीन किसी भी प्रकार की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। अगला हम बात करें तो अधूरी डोमिनेंस जो होता है, अधूरी डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सप्रभाविता को डोमिनेंस की तरह इनका प्रभाव भी किसी विशेष अनुपात में व्यक्त होता है, जो कि दर्शाया गया है ना। अधूरी डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सप्रभाविता को डोमिनेंस की तरह इनका प्रभाव भी किसी विशेष अनुपात में व्यक्त होता है। आगे हम बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो शारीरिक काले रंग के जीन जो होते हैं, येलो कलर इन द माइस, जब दो पीढ़ियां YY या YY से क्रॉस किया जाता है तो यह पीढ़ी में यदि YY की संरचना होती है तो ये जीव जो होते हैं मृत होते हैं। आगे हम बात करते हैं जो डोमिनेंट लीथल जीन होते हैं, ऐसा जीन जो किसी व्यक्ति के जीवन को खत्म कर सकता है। क्या डोमिनेंट लीथल जीन जो होता है, ऐसा जीन जो किसी व्यक्ति के जीवन को खत्म कर सकता है यदि यह जीन किसी जीव के हेटेरोजाइगस रूप में मौजूद होता है तब। आगे हम बात करते हैं कि इनका अनुपात क्या होता है। अनुपात के बारे में हम बात करें तो जब घातक जीन का अनुपात देखा जाता है तो F2 पीढ़ी में 2:1 का अनुपात प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि एक पीढ़ी में किसी जीन के दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जीवित रहेगा जबकि दूसरा मर जाएगा। इसका जो अनुपात होता है, इस अनुपात में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो F2 पीढ़ी होता है उसका जो रेशियो अनुपात होता है वह 2:1 के अनुपात में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो यह एक पीढ़ी से किसी जीन के दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जीवित रहेगा जबकि दूसरा मर जाएगा। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि माउस का मतलब माउस क्या मूस है, उसका अगर लेंगे तो एक मूस जो होता है वाई जीन के डोमिनेंट लीथल है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो होता है जीवित होता है। तो कैपिटल वाई वाले जो मूस होते हैं मर जाते हैं। इस प्रकार से यह दर्शाया गया है। आगे हम बात करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कैपिटल ए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल वाई, इस प्रकार से यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। कैपिटल ए, स्मॉल वाई, जो कैपिटल वाले ये होते हैं ये डेथ हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं जब वो कराने के बाद, और ये सब जो होते हैं जीवित रहते हैं, मतलब ये तो इक्विटी के ये डेड हो गया। आगे हम बात करते हैं पूरक जीन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बात करते हैं। तो पूरक जीन्स वे जीन होते हैं जो मिलकर एक विशेष लक्षण को प्रकट करते हैं और इनमें से प्रत्येक जीन का प्रभाव जो होता है एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करता है। ये जीन एक साथ मिलकर ही एक पूर्ण लक्षण की अभिव्यक्ति करते हैं। अगर इनमें से किसी एक जीन का कार्य प्रभावित होता है यह तो वह अनुपस्थित होता है, यह
तो जो लक्षण होता है प्रकट होना असंभव हो सकता है। जिस प्रकार से इसमें प्रभावी लक्षण देखने को मिलते हैं वह असंभव हो सकता है। आगे हम बात करते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। पूरक जीनों की क्रिया। तो पूरक जीन्स का प्रभाव तब प्रकट होता है जब दो जीन एक साथ मिलकर एक विशेष लक्षण को उत्पन्न करते हैं। ये जीन जो होते हैं अपनी अलग अलग क्रियाओं को मिलाकर एक सामान्य लक्षण का निर्माण करते हैं। अब इनके हम अनुपात की बात कर लेते हैं। तो जब पूरक जीनों के बीच संकरण या क्रॉस किया जाता है तो F2 पीढ़ी में 9:7 का अनुपात प्रकट होता है। इसका मतलब है कि 9 भागों में से 7 भाग जो होते हैं लक्षण प्रकट हो, जबकि दो में आपको नहीं देखने को मिलेगा। 2 में आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण नहीं देखने को मिलेंगे, जबकि आपको 7 भागों में देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं दोस्तों, तो आलू के रंग का उदाहरण। जैसे अगर हम आलू के रंग का उदाहरण देखें तो जो इसमें आलू के रंग का उदाहरण होता है, तो आलू के रंग का उदाहरण जैसे में देखें तो जब आलू के दो जीन ए और बी जो रंग को नियंत्रित करते हैं क्रॉस किए जाते हैं तो ए और बी दोनों जीनों की उपस्थिति के बाद आलू का रंग दिखेगा। अगर इनमें से कोई भी जीन अनुपस्थित होता है तो आलू का रंग नहीं दिखेगा। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है जो कि दर्शाया गया है। अब इनमें हम क्रॉस की बात अगर करें तो ए कैपिटल बी इंटू स्मॉल ए स्मॉल बी, ये जो है इनको इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब हम F1 जनरेशन की अगर बात करें तो F1 जनरेशन जो होता है कैपिटल ए स्मॉल बी के माध्यम से दर्शाया गया है, मतलब कैपिटल बी। F2 पीढ़ी जो होता है इसका अनुपात जो होता है 9:7 के अनुपात में होता है। 9 जो होता है लाल और 7 जो होता है व्हाइट में होता है। इस प्रकार से इसे दर्शाया गया है। अगर हम इनके आनुवंशिक लक्षण की बात करें तो इनके जो आनुवंशिक लक्षण हैं तो कुछ मामलों में ये जो होते हैं एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को मॉडिफाई करता है, जिसके कारण एक नया लक्षण उत्पन्न होता है। इस प्रकार के जीनों को पूरक जीन्स कहा जाता है। इस प्रकार के जो जीन्स होते हैं उन्हें हम पूरक जीन्स कहते हैं। आगे हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री यूज का कार्य कैसे होता है। जो सप्लीमेंट्री जीन्स होते हैं, सप्लीमेंट्री जीन्स वह जीन होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक विशिष्ट लक्षण प्रकट होने में मदद करते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक जीन का अभाव उस लक्षण की अभिव्यक्ति को पूरी तरह से रोक सकता है। ये जीन एक साथ मिलकर एक लक्षण के प्रकट होने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो एक अनुपूरक जीन का जो संबंध होता है सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप में होता है, उसे देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसे दर्शाया गया है अनुपूरक संबंध। आगे बात हम करते हैं इनके उदाहरण के बारे में या इनकी विशेषताएं क्या है। अगर हम इनकी विशेषताएं के बारे में बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री जीन्स की क्रिया जो होती है, सप्लीमेंट्री जीन्स की क्रिया में एक जीन दूसरे जीन के कार्य को बढ़ा या घटा सकता है, लेकिन यह हमेशा जीनों की उपस्थिति पर निर्भर करेगा। एक जीन जो होता है दूसरे जीन की क्रिया को सहायता या वृद्धि कर सकता है और इस प्रकार यह दोनों मिलकर लक्षण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जो होते हैं ये दोनों मिलकर अपने मतलब कि दोनों प्रकार के मिलकर जो लक्षण होते हैं उनको प्रभावित करने का काम करते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनके अनुपात के बारे में। इनका अनुपात क्या होता है। अगर हम इनके अनुपात के बारे में बात करते हैं तो जब सप्लीमेंट्री जीनों के बीच संकरण जो होता है क्रॉस किया जाता है तो F2 पीढ़ी में 9:3:4 का अनुपात में उत्पन्न होता है। इसमें 9 भाग एक प्रकार के लक्षण, 3 भाग दूसरे प्रकार के लक्षण और 4 भाग जो होते हैं 4 भाग में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। जब एक जीन अनुपस्थित होता है तो जो दूसरे जीन की क्रिया को प्रभावित करता है।
दूसरे जीन की क्रिया को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो इनका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो कुत्तों का रंग जो होता है, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, यदि किसी कुत्ते के रंग को नियंत्रित करने वाले दो जीन होते हैं, ए और बी, जहां ए जीन रंग के लाल जिम्मेदार होते हैं लेकिन बी जीन के इसे सुधारता है। यदि ए जीन मौजूद नहीं होता तो कुत्ता सफ़ेद ही रहेगा, चाहे बी जीन मौजूद हो या ना हो। इस प्रकार से इसे दर्शाया गया है। इनमें हम क्रॉस की बात करते हैं तो कैपिटल ए, स्मॉल बी इंटू स्मॉल ए, कैपिटल बी। F1 पीढ़ी जो होता है कैपिटल ए, स्मॉल बी। F2 पीढ़ी का अनुपात अगर आप देखेंगे तो 9:3:4 के अनुपात में इसे दर्शाया गया है। 9 का अनुपात जो होगा ये आपको रंगीन देखने को मिलेगा, जो 3 का अनुपात होगा इसे व्हाइट देखने को मिलेगा, और 4 के अनुपात में आपको रंगहीन देखने को मिलेगा, अब हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आप सबको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप सबको किसी टॉपिक पर या किसी भी चैप्टर के, बायोलॉजी या किसी एनी सब्जेक्ट में अगर आपको किसी चैप्टर का पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए आप सब, उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप सब अपनी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।